वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो है क्लास प्रारंभ होने के पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना से आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे आरबीएस महाविद्यालय में एडमिशन की जो प्रक्रिया है बिल्कुल अंतिम चरण में जो है वो चल रही है, जिसकी लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या लेना चाहते हैं तो तत्काल आकर के हमारे कॉलेज से संपर्क करके एडमिशन जो है वो करा लें। ठीक है, हमारे महाविद्यालय में कई सारे कोर्स जो है वो चलाए जाते हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएड, बीटीसी, बीएससी मैथ और बायोलॉजी, बीएससी एजी, डी फार्मा और एलएलबी। ये तमाम कोर्सेज़ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोर्सेज़ हमारे यहाँ संचालित हैं और इसकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसके एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 2024। ठीक है, तो 22 जुलाई के पहले पहले आप एडमिशन करा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन नहीं लिए हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, आप तत्काल आकर के एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.rbsmahavidyalay.org पर भी आप जा कर के इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है। हमारी साइट पर जा कर के हमारे कॉलेज के ऑनलाइन फॉर्म को जो है डाउनलोड करके आप फिलअप करके आप जो है हमारे कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो बिल्कुल आप देरी मत करिए और एडमिशन बिल्कुल आप जो है वो जिसको लेना है तत्काल आप करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। आज का जो मेरा टॉपिक होगा स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक होगा कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत वो होगा टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ। तो वैसे जो है वो कई सारी खेती की प्रणालियाँ हैं, कई सारे प्रकार हैं, तो कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो खेती की प्रणालियाँ कई प्रकार की भिन्न भिन्न हैं। किसानों को खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की आय ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट देना। ठीक है, तो उस वो कहाँ डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फार्मिंग सिस्टम पे कि फार्मर्स कौन से फार्मिंग सिस्टम को अपना रहा है, वो काफ़ी डिपेंड करता है। और फार्मिंग सिस्टम को अपनाने के पीछे फार्मर्स ये भी ध्यान देता है और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, भौगोलिक क्षेत्र वहाँ का कैसा है। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की ज़मीन की स्थलाकृति कैसी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है। ठीक है, वहाँ का तापमान कितना रहता है, तो कई वर्षा जो है कितनी होती है, कितने में वहाँ वर्षा होती है, इन सभी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंतर्गत। तो किसी भी खेती को चूज करने से पहले फार्मर्स या जो भी खेती करने वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पर भी वो खेती कर रहे हैं वहाँ का फार्मिंग सिस्टम कैसा है। तो किस प्रकार की जो खेती होती है, खेती का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम होता है, वहाँ की जो है वो प्राकृतिक दशाओं के ऊपर ही निर्भर जो है वो करता है। और दूसरी चीज़ बात आती है कि वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो पहला जो है वो जियोग्राफिकल फैक्टर हो गया। दूसरी चीज़ें क्या हुआ कि एरिया जो है कैसा है। अगर शहर के आसपास का एरिया है, ठीक है, शहर के नज़दीक का क्षेत्र है, तो वहाँ पर हम जैसे फ्रूट क्रॉप्स को जो है बागवानी की फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सब्जियों की खेती करना, मशरूम फार्मिंग करना, या फिर जो है वहाँ पर बागान लगाना, जैसे आम के बगीचे हो गए, अमरूद के बगीचे हो गए, और फलोद्यान लगाना, जैसे फल वृक्ष लगाना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शहर के पास शहर में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन सारी चीज़ों की, सब्जियों की, फलों की
जो है और सब्जियों की, फलों की, मशरूम की और दुग्ध उत्पादन भी हम वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। यानी डेयरी भी हमारा अच्छा व्यवसाय होता है शहर के आसपास जो हमारी ज़मीन है। तो इन सब से संबंधित जो फार्मिंग सिस्टम है वो वहाँ पर अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर जो है हमारी वेस्ट लैंड है, जैसे जहाँ पर जो है बिल्कुल वेस्ट लैंड है, ऊसर बंजर मिट्टी है, तो वहाँ पर हम फसल को नहीं उगा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊसर बंजर मिट्टी में उसका अम्लीय मिट्टी का पीएच ज़्यादा या कम होता है, तो वहाँ पर उसकी खेती हम करना नहीं संभव होता है। तो उस ज़मीन का सदुपयोग करने के लिए हम वहाँ पर डेयरी, ठीक है, पोल्ट्री, कुक्कुट पालन, सूकर पालन, बकरी पालन आदि व्यवसाय भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम तमाम प्रकार के जो टिक्स, तमाम प्रकार के जो एग्रो फॉरेस्ट्री हैं, जैसे आपके वन वाले पेड़ पौधे हैं, उनको भी हम वहाँ पर उगा सकते हैं और इससे आमदनी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस ज़मीन का हम उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो फार्मिंग सिस्टम जो है वो उसके लोकल एरिया, क्षेत्र के अनुसार जो है वो डिपेंड जो है वो करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसलों और पशुधन के उत्पादन का आकार कृषि क्रियाओं एवं रीतियों से लगाया जाता है। ठीक है, भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि का कैसा उपयोग है, फसलों क्या कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, और एनिमल पशुओं का उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री, और कृषि क्रियाओं रीतियों पर लगाया जाता है। खेती के 5 प्रकार एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ पहले आपको बताया कि किस प्रकार से जो है वो फार्मिंग सिस्टम डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ मुख्य फार्मिंग सिस्टम हैं। मुख्य रूप से जो है वो खेती के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार के फार्मिंग सिस्टम हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग जो होती है वो स्पेशल चीज़ों, जैसे स्पेशलाइज्ड मतलब विशिष्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा फार्मिंग, ऐसा कोई जो खेती, ऐसी एक मुख्य खेती होती है जिससे 50% आमदनी प्राप्त हो। ऐसी खेती की पद्धति जिसमें एक ही व्यवसाय से 50% से अधिक आमदनी प्राप्त हो, वह फिर उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। इस प्रकार की जो खेती प्रणाली होती है उसमें मुख्य रूप से एक व्यवसाय जो है होता है। मान लीजिए हम खेती कर रहे हैं, खेती में हम पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, आप फार्मिंग सिस्टम में पशुपालन कर रहे हैं, तो जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें 50% जो आमदनी है वो केवल पशुपालन से ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम धान, गेहूँ, अन्य फसलें, पल्सेस, तिलहन उगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम डेयरी का भी कर रहे हैं, तो डेयरी को भी हम सर्वोपरि रख रहे हैं। डेयरी से हमारी आमदनी ज़्यादा हो रही है, यानी टोटल जो बिजनेस है हमारा उसका 50% जो है वो केवल डेयरी से प्राप्त हो रहा है। तो उस प्रकार की जो खेती होगी वो विशिष्ट खेती के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि विशिष्ट खेती से प्राय उन जोतों से हुए जो अपनी कुल आय का कम से कम 50%, ठीक है, कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करें। ठीक है, तो ऐसी खेती की प्रणाली जिसमें किसी एक उद्यम, किसी एक व्यवसाय, किसी एक बिजनेस से 50% आमदनी जो है वो हो रही हो, उसे हम विशिष्ट खेती कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको डेयरी का, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फॉर्म। ठीक है, तो इनके सब की खेती हो रही है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक व्यवसाय से, चाय से जो है वो 50% ज़्यादा आमदनी हो रही है, तो वो आपका जो है वो चाय मुख्य व्यवसाय के अंतर विशिष्ट खेती के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके बाद डिवर्सिफाइड फार्मिंग, बहुप्रकारीय खेती। तो ये जो मैं पहले बताया विशिष्ट खेती में किसी एक विशेष जो वहाँ पर व्यवसाय, किसी एक विशेष व्यवसाय को महत्व जो है वो दिया जाता है और उसकी आमदनी जो होती है उस व्यवसाय से वो 50% या 50% से ज़्यादा जो है वो होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो फार्मिंग सिस्टम है वो है बहुप्रकारीय खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिटी फार्मिंग है बहुप्रकार खेती। तो बहुप्रकार जिसे नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत से प्रकार वाले कई सारी चीज़ों की एक साथ खेती कर रहे हैं। हाँ,
जैसे मान लीजिए कोई फार्मर्स है, उसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है और इस 1 हेक्टेयर भूमि में थोड़ा थोड़ा कई चीज़ों को ले रहा है। वो अनाज वाली फसलें भी उगा रहा है, इसके अलावा दलहन की भी खेती कर रहा है, तिलहन भी थोड़ा सा उगा रहा है, कुछ जो है सब्जियां भी उगा रहा है, ठीक है। और कुछ उद्यान वाली फसलें, जैसे कुछ जो है वो आम के पेड़ भी हैं, कटहल के पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, तो और थोड़ा बहुत जानवर भी पालन किया है, ठीक है, और मधुमक्खी पालन भी कर रहा है उसी में। तो कई सारी चीज़ों से उसको आय जो है वो प्राप्त हो रही है, ठीक है। जब किसान को एक ही साथ कई सारी चीज़ों से अलग अलग आय प्राप्त हो रही है, ठीक है, अनाज से भी कुछ उसको आय प्राप्त हो रही है, दलहन से, तिलहन से, सब्जियों के बेचने से और दुग्ध व्यवसाय से, मछली पालन भी उसी में करा, तो इससे क्या कहते हैं, बहुप्रकारी खेती जो है वो कहते हैं। ऐसा खेती का सिस्टम, इस प्रकार से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा खेती का प्रणाली जिसमें एक ही व्यवसाय से, ठीक है, इसमें किसी व्यवसाय से 50% से कम इनकम प्राप्त हो रही हो, मतलब किसी व्यवसाय से भी ज़्यादा इनकम प्राप्त तो नहीं हो रही हो। 10% आपका अनाजों से, 10% तिलहन से, 10% मछली पालन से, 10% दूध व्यवसाय से, तो इस प्रकार से सभी व्यवसाय से थोड़ा थोड़ा इनकम प्राप्त हो रही हो, किसी भी कोई मुख्य उद्यम ना हो, सभी उद्यमों से 50% से कम आमदनी प्राप्त हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुप्रकारी खेती या डाइवर्सिटी फार्मिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे इमेज देख रहे हैं कि आपका जो है वो ये आपके मोटे अनाज है, मोटे अनाज वाली फसलें ले रहे हैं, इसके अलावा जो है वो अन्य फसलें, फ्लावर प्लांट, पुष्प खेती कर रहे हैं, सब्जियों को खेती उगा रहे हैं, तो कई सारे जो है वो फार्मिंग सिस्टम को एक साथ अपना रहे हैं, तो ये बहुप्रकारी खेती के अंतर्गत आता है। जिस फॉर्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों, ठीक है, आमदनी क्या हो, कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो, उसे बहुप्रकारी खेती कहते हैं। इसे हम फॉर्म, विविध फॉर्म भी जो है वो जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी प्रकार की खेती, ऐसे प्रकार का फार्मिंग सिस्टम जहाँ पर एक फॉर्म से कई सारी चीज़ों को हम आय प्राप्त कर रहे हैं, किसी कोई जो है मुख्य व्यवसाय ना हो, मतलब 50% से आमदनी सभी व्यवसाय में जो है वो कम हो, उसे हम बहु प्रकार की खेती जो है वो कहते हैं। ये एक प्रकार के, इसे जनरल फॉर्म भी कहते हैं। एक सामान्य फॉर्म में भी इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। जनरली हमारे जो फार्मर्स हैं, छोटे सीमांत किसान हैं, वो इस प्रकार की खेती जो है वो कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि किसानों को थोड़ा थोड़ा आय जो है वो अलग अलग व्यवसाय से अलग अलग समय पे जो है वो प्राप्त हो रही है। जैसे अनाज वाली फसल की कटाई मड़ाई हो गई तो उससे हमको कुछ आय प्राप्त हो गई, फिर वो ख़त्म हो गई तो हमकी दुग्ध व्यवसाय से हमको कुछ आय प्राप्त हो रही है, कुछ हमारा मछली बिक गया, सब्जी बिक गया, ठीक है। तो अलग अलग समय पे किसान को थोड़ा थोड़ा आय जो है वो साल भर जो है वो मिलती रहती है। तो किसान के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो ये फार्मिंग सिस्टम, छोटे सामान्य किसानों के लिए बहुत अच्छा फार्मिंग सिस्टम होता है। लेकिन इसमें जो है वो किसान को जो है वो साल भर विशेष खेत का जो है वो अपनी फार्मिंग सिस्टम, अपनी फॉर्म का विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी फार्मिंग सिस्टम होती है। इसके बाद मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम या मिश्रित खेती। तो जैसा कि इस फार्मिंग सिस्टम का नाम से ही स्पष्ट है, मिक्स्ड या मिश्रित, ठीक है। तो मिश्रित का मतलब क्या हो गया, मिला जुला, जो एक साथ जो है वो कई फार्मिंग सिस्टम, कई खेती का जो है वो एक साथ मिला जुला जो रूप होता है, ठीक है। तो मिश्रित खेती में क्या होता है कि जब किसान खेती के साथ साथ जो है वो पशुपालन भी करता है, ठीक है, तो इस प्रकार के फार्मिंग सिस्टम को मिश्रित खेती जो है वो कहते हैं। जब किसान जो है वो खेती करने के साथ साथ अनाज उत्पादन, दलहन, तिलहन, सब्जी उत्पादन ये सब करता है, इसके साथ साथ जो है वो जब डेयरी व्यवसाय भी करता है, पशुओं को भी पालता है और उससे इनकम प्राप्त करता है, पशुपालन से भी, खेती व्यवसाय से और पशुपालन दोनों एक साथ करता है, तो उसे हम मिश्रित खेती जो है वो कहते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो है वो एक प्रकार से एक दूसरी खेती से कोऑपरेशन होता है। जैसे हमारा पैतृक समय से ही, पुराने समय से ही हमारा किसान जो है वो इंडिया में ये फार्मिंग सिस्टम अपनाया जाता रहा है और एक दूसरे का कोरिलेशन भी इससे रहता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान खेती कर रहा है तो उसके साथ साथ जो उसका भूसा हो रहा है उसको खिलाने के लिए जानवर रख रहा है, जानवरों को खिला रहा है, और जानवरों से क्या प्राप्त हो रहा है,
गोबर प्राप्त हो रहा है, जिससे वो कंपोस्ट तैयार करता है और उस कंपोस्ट से जो है वो उसको किस में यूज़ कर रहा है, खेत में यूज़ कर रहा है। ठीक है, गौमूत्र प्राप्त हो रहा है, पशुपालन से गौमूत्र पा रहा है, जिससे उसको पेस्टिसाइड के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में अपनी फसलों में भी उसको स्प्रे जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि जो उसके खेती से जो है उसके अनाज वाली फसलों से जो बाई प्रोडक्ट भूसा प्राप्त हो रहा है, दाना प्राप्त हो रहा है, उसको पशु खा रहा है और उसके बदले पशु से जो है वो किसान को जो है वो गोबर की खाद प्राप्त हो रही है, गौमूत्र प्राप्त हो रहा है और दूध प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दूध से भी इनकम कमा रहा है और गौमूत्र से भी उसको खेत में यूज़ कर रहा है और कंपोस्ट जो उससे मिल रही, गोबर जो मिल रहा है, काउडंग जो प्राप्त हो रहा है, उसको भी उसको खेत में अच्छे से यूज़ कर रहा है। तो किसान की खाद की बचत हो रही है, उसको रासायनिक खादों पे कम निर्भर जो है वो रहना पड़ रहा है और साथ साथ उसका स्वास्थ्य भी सही है क्योंकि दूध पे वो पी रहा है और दूध को बेचने से भी उसको आय प्राप्त हो रही है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के कोऑपरेटिव बिजनेस हैं और उससे जो है वो काफ़ी लाभ हो रहा है। और पुराने समय में, पैतृक समय में लोग जो है वो बैलों से जुताई करते थे, अब तो बहुत ही कम आप देखेंगे, बिल्कुल कुछ ही जगह पे वो बैलों से जुताई की जाती है। तो बैलों से जुताई भी करते थे, यानी जो गाय के बैल होते थे उनका भी तमाम कृषि कार्यों को करने के लिए जो है वो उनका भी उपयोग समय समय पर किया जाता था। ठीक है, अनाज को ढोने के लिए, खेत की जुताई के लिए, पानी को खींचने के लिए बैल शक्ति का, एनिमल पावर का यूज़ जो है वो किया जाता था। तो इस प्रकार से ये खेती काफ़ी प्रचलित थी हमारे समय में। तो ये फार्मिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा फार्मर्स के लिए था कि दोनों का आपस में कोऑपरेटिव था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फार्मिंग जो है वो किया जाता था। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए चारा हो रहा है, खेती में चारा हो रहा है, उस चारों को पशु खा रहा है और पशु जो है वो दूध दे रहा है, दूध से अलग आय प्राप्त हो रही है, गोबर से अलग प्राप्त हो रही है और जो है वो गौमूत्र से भी अलग प्रकार की पेस्टिसाइड के रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इन सब का एक साथ जो है वो दोनों कॉपरेशन है। खेती से उसको हरा चारा प्राप्त हो रहा है, भूसा प्राप्त हो रहा है और इसका जो काउडन है वो खेत में अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो ये एक प्रकार का जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम जो है वो होता है। इससे किसान को जो है वो दोनों से भी एक साथ लाभ होता है और कई सारे जो है वो एनिमल पावर का फॉर्म पे किसान जो है अच्छे से यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है ये फार्मिंग सिस्टम है। मिश्र खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो इस खेती में जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसमें जो है वो जो सहायक उद्यम होता है, जो सहायक व्यवसाय होता है, उससे कुल आय में लगभग 10% की आय जो है वो प्राप्त जो है वो होती है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट रहा। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात करता हूँ ड्राई फार्मिंग की। तो शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग का नाम आते ही ड्राई मतलब शुष्क। ठीक है, और खेती है ना, खेती करना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, वर्षा 50 सेंटीमीटर भी, इससे 50 सेंटीमीटर या इससे कम ही होती है, उसे हम वहाँ पर जो खेती की जाती है, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे हम ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो जो शुष्क हमारे क्षेत्र हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा काफ़ी, कुछ क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है जहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। तो यहाँ के किसानों के लिए काफ़ी मुख्य समस्या होती है कि कैसे अनाज को उत्पादन कर सकें, क्योंकि बिना पानी के हम अनाज को उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी कई सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम करके अनाज का उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी भूमि जहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 इंच या 50 सेंटीमीटर 20 इंच या 50 सेंटीमीटर अथवा इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोग फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती जो है वो कहते हैं। ठीक है,
तो जहाँ पर 50 सेंटीमीटर अथवा इससे कम वर्षा होती है उसे सिंचाई के साधन को उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन में शुष्क खेती जो है वो कहा जाता है। शुष्क खेती उत्पादन की वह सुधरी प्रणाली है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर पानी की अधिकतम मात्रा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसे मात्रा को सुरक्षित रख कर भरपूर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की सबसे मुख्य समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या पानी की है और यहाँ पर पानी को संचय करके, जो भी वर्षा का थोड़ा पानी है उसको संचित करके हम फसल को उगा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक हम उत्पादन जो है वो ले सकते हैं कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को अपना करके। शुष्क भूमि कृषि के लिए वर्षा ही जल का एकमात्र स्रोत है। यह वर्षा भी मात्रा में अपर्याप्त तथा अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। इसकी कई समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनको हम ध्यान में रख करके अगर उचित कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को अपनाएं, सही जो है वो कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएं तो वहाँ पर हम खेती जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इनकी कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं। शुष्क भूमि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच जो है वो होती है। तो जो ड्राई फार्मिंग होती है शुष्क भूमि क्षेत्र में, जो उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्या होती है, प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच में जो है वो होती है। यानी जो यहाँ पर उत्पादन होता है वो काफ़ी कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो इसकी जो गहनता होती है, प्लांट की डेंसिटी होती है वो भी बहुत निम्न होती है। क्रॉपिंग डेंसिटी जो होती है वो भी बहुत कम पाई जाती है। यहाँ परंपरागत विधि से कृषि कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कृषि कार्य होता है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से होता है, परंपरागत विधि से जो है वो किया जाता है। इसके अलावा धनाभाव के कारण यहाँ आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं बहुत ही पुअर होते हैं। जो शुष्क भूमि क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्थिक स्थिति भी किसानों की उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो किसान हैं वो अच्छे से अनाज को उत्पादन नहीं कर पाते हैं। मतलब उनके पास ज़मीन तो होती है लेकिन सही से वर्षा न होने के कारण, जल की कमी होने के कारण, पंपिंग सेट का सेटअप न होने के कारण वो फसल उत्पादन अच्छे से नहीं ले पाते हैं। वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत कम होती है पानी की न होने के कारण, जिससे किसानों की आय भी बिल्कुल कम रहती है और वो जो है वो बिल्कुल गरीब होते हैं। वो अच्छे फार्मिंग सिस्टम को नहीं अपना पाते हैं, उनकी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं होती है, ये भी हम कह सकते हैं। वर्षा की अनिश्चितता के कारण बृहद क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है, परंतु यह मिश्रित व्यवस्था वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करने में असमर्थ साबित हुआ है। ठीक है, तो कई सारे वहाँ पर जो हमारे ड्राई लैंड एरिया हैं, ड्राई फार्मिंग में कई सारी चीज़ों को हम ट्रायल के रूप में देखें, जैसे पशुपालन, ठीक है, और मुर्गी पालन, ठीक है, कुछ सुकर पालन, बकरी पालन, तमाम व्यवसाय को हमने ट्राई किया कि उसको भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं आती हैं। जैसे पशुपालन के लिए जो है पानी की आवश्यकता उतनी ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है, तो उतना ज़्यादा पानी वहाँ नहीं मिल पाता है। चराई के साधन कम है, ठीक है, रेंचिंग जो एरिया है, ठीक है, वर्षा कम होती है तो उतना ज़्यादा जो है चराई का क्षेत्र, मतलब घासें वगैरह नहीं हो पाती हैं, तो उतना ज़्यादा हम वहाँ पर चराई का क्षेत्र भी नहीं है, वहाँ पर हरा चारा उत्पादन की समस्या है। ठीक है, तो ये भी समस्याएं जो है वो पशु तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे पशुओं को रख रखाव में समस्याएं आती हैं, मुर्गियों के रख रखाव में समस्याएं आती हैं। तो ये भी कई प्रकार की वहाँ पर समस्याएं हैं कि हम अलग व्यवसाय भी वहाँ से आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी देखा गया है। यह क्षेत्र जल व भूमि संसाधन के उचित विकास न होने के कारण भूमि अभी भी अविकसित है। ठीक है, जल व भूमि संसाधन के उचित विकास न होने के कारण
भूमि अभी भी जो है वो अविकसित है। तो यहाँ पर कई सारे संसाधन की कमी है, ठीक है। जल संसाधन का सही विकास नहीं है, पानी हर एरिया में समुचित रूप से तमाम प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं, पानी को, नदियों का बांध वगैरह बना करके पानी को वहाँ पर ले जाना, नहरों का निर्माण करना, ये भी उतनी ज़्यादा अभी नहीं हो पा रही हैं और इससे संसाधन की काफ़ी कमी है, ठीक है। तो इसके भी जो है वो ये इन संसाधनों की कमी की वजह से भी वहाँ पर खेती हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत वहाँ पर कई समस्याएं जो है वो होती हैं। इसके बाद समस्याएं समाप्त करने हो तो कुछ प्रयास हैं, ठीक है। तो हमारे जो ड्राई लैंड एरिया, ड्राई फार्मिंग से ड्राई फार्मिंग जो एरिया है हमारे, वहाँ की समस्याओं को भी हम कई प्रकार से उसका निराकरण जो है वो किया जा सकता है। अगर कुछ प्रबंधन प्रैक्टिसेस, कुछ मैनेजमेंट वहाँ पर किया जाए तो वहाँ पर हम खेती जो है वो कर सकते हैं और अच्छी आमदनी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वर्षा जल का संचयन, तो सबसे पहले हमें वर्षा जल को संचित करना है। जो बरसात का पानी है वो जो है वो बह करके नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है और उसका हम कोई यूज़ जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो वर्षा जल को संचय करना, ठीक है। वाटर सेट को बना करके, तालाब बना करके, तालाब को जो है वो, तालाब का निर्माण करके जो है किसानों को जो है वो सरकार के द्वारा, सरकार को किसानों को सहायता देनी चाहिए कि वहाँ पर वाटर सेट का डेवलप किया जाए, वहाँ पर पॉन्ड्स का निर्माण किया जाए और पॉन्ड्स में भी जो है बाकायदे जो है पॉलीथीन के लाइनर बिछाए जाएं, जिससे पानी का पर्कोलेशन जो है वो ना होने पाए, लीचिंग ना होने पाए और पानी सुरक्षित रूप से साल भर जो है बना रहे। तो वाटर सेट का निर्माण करके, पॉन्ड्स का निर्माण करके वर्षा जल को उसमें संचय किया जाए और साल भर जो है वो उसी पानी से जो है वो खेती जो है आसानी से की जा सकती है। तो वर्षा जल को संचित करना, इसके अलावा जो है वो मेड़बंदी करना, मेड़बंदी समय पर खेतों की मरम्मत करना, मेड़बंदी करना, जिससे वर्षा का जल खेत में ही रहे, बाहर ना जा सके, ठीक है। और तमाम प्रकार की जो है नहरों का निर्माण किया जाए, जो भी हमारी नदियां हैं उनको मोड़ा जाए ड्राई एरियाज़ में जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ से नदियों को मोड़ा जाए जिससे पानी जो है खेत को जो है वो मिल सके। इसके अलावा किसानों को बीजों करके भिगो करके बोना चाहिए, ठीक है। बुआई से पहले फार्मर्स को बीजों को जो है वो बो करके, भिगो करके, रात भर उसको भिगो करके तब उसको बुआई करना चाहिए, जिससे बीज अच्छी से अंकुरित हो जाएं। इसके अलावा जो है वो बीजों की बुआई कुंड में करना चाहिए, नालियों में करना चाहिए, ठीक है। नालियों को खोद करके उसमें बीजों की बुआई करनी चाहिए। और जो है इसके अलावा स्प्रिंकलर इरिगेशन, सब्जियों की खेती के लिए, सब्जियों की खेती करने के लिए फव्वारा वाली सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें जल की काफ़ी बचत हो। इसके अलावा जो है या फिर ड्रिप इरिगेशन को जो है वो गवर्नमेंट को ड्रिप इरिगेशन जो बूंद टपक सिंचाई है उसमें सब्सिडी देना चाहिए और किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो ड्रिप लाइन को बिछा करके वो खेत की सिंचाई जो है वो कर सकें। तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर खेती ड्रिप इरिगेशन में काफ़ी जल की बचत होती है और जल का सदुपयोग होता है, समुचित सदुपयोग होता है। तो उस सिंचाई की इस व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो कई प्रकार की वहाँ पर, या फिर जो है इसके अलावा कई सारे जो है वो अन्य चीज़ों के हैं, जैसे शुकर पालन हो गए, अन्य व्यवसाय हैं, बकरी पालन हो गए, इनकी भी सही प्रैक्टिसेस करके, डेयरी हो गया, तो वहाँ पर ये भी साथ साथ जो है वो किया जा सकता है और किसानों की आय को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है वहाँ की समस्याओं के निराकरण हैं। देश में स्वतंत्रता के पश्चात से ही शुष्क भूमि कृषि समस्याओं का समाप्ति करने हेतु प्रयास जारी है। सिंचाई के साधनों का विकास करते हुए नहरों का निर्माण किया जाए। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि तथा अन्य नहरों से गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में कमांड क्षेत्र को विकसित किया गया। कमांड क्षेत्रों में जल की उपलब्धता से दो फसलें उत्पन्न की जाने लगी हैं। तो ये जो कार्य हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि कई सारी, जैसे इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में उसको पहुँचाया गया, जिससे ड्राई एरियाज़ में सिंचाई की समस्या का निराकरण किया गया है। इसके अलावा
पशुपालन कृषि के विकास को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जहाँ पर खाली ज़मीनें हैं, खेती नहीं की जा सकती है, वहाँ पर एक पशुपालन जो व्यवसाय है वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण व्यवसाय है, काफ़ी उभरता हुआ व्यवसाय है, जिससे किसानों की आर्थिक आय को जो है वो सुधारा जा सकता है। तो वहाँ पर पशुपालन भी हम कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक हरित क्रांति से भी यह क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। ठीक है, तो हरित क्रांति जो लाई गई थी उसके अंतर्गत जो है वो सिंचाई क्षेत्र को भी बढ़ाया गया था और उन्नतशील प्रजातियों को दिया गया था फार्मर्स को। तो उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करके, बौनी प्रजातियों को विकसित करके इसका भी प्रभाव ड्राई एरियाज़ में काफ़ी अच्छा देखा गया था। ऐसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो मृदा नमी पर आधारित एवं मृदा क्षरण अवरोधक होती हैं। ठीक है, तो ऐसी फसलें होती हैं, वहाँ पर बोने का सेशन क्या आता है जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कम पानी में तैयार होती हैं, ऐसी वैरायटीज़ को वहाँ किसानों को बोने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि जिनको कम पानी चाहिए, कम पानी में जो तैयार हो जाएं। मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं जिनको कम पानी चाहिए, 1-2 पानी में ही वो तैयार हो जाएं या फिर कुछ हद तक जो है वो उनसे यील्ड जो है वो प्राप्त हो जाए, ऐसी वैरायटीज़ को बोने के लिए वहाँ पर फार्मर्स को सजेशन जो है वो दिया जाता है। जल संरक्षण के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, वाटर हार्वेस्टिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग एरियाज़ में पानी के संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को जो है वो प्रमुखता दिया जा रहा है और कई सारे सब्सिडीज से गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह के सिंचाई का विकास राजस्थान, कर्नाटक में सर्वाधिक हुआ है। तो इस प्रकार की जो सिंचाई की पद्धति है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इसका विकास सबसे ज़्यादा राजस्थान और कर्नाटका में देखा गया है। उपयोगी फसल चक्र को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, इसके लिए फार्मर्स को कई सारी उपयोगी जो फसल चक्र हैं, अच्छी आमदनी देने वाली जो फसलें हैं, उसके लिए प्रोत्साहित जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ औषधीय गुणों वाली फसलें हैं, मोटे अनाज वाली फसलें हैं। ठीक है, जिससे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके, जो आर्थिक रूप से ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हो उसको बोने के लिए सजेस्ट जो है वो किया जाता है। इसके अलावा तो ये इसके बाद रैंचिंग फार्मिंग, अगली जो खेती है, 5वीं जो हमारी फार्मिंग सिस्टम है वो है रैंचिंग। तो रैंचिंग क्या होता है? रैंचिंग का मतलब क्या होता है कि चराई का करना। ठीक है, जो फार्म एनिमल्स हैं उनकी चराई कराने के लिए। ठीक है, रैंचिंग मतलब क्या होता है? चारागाह का विकास करना। ठीक है, चराई क्षेत्र को बढ़ाना। तो रैंचिंग का संबंध है ऐसी खेती जो पशुओं को चराई के लिए जो है वो की जाए। ठीक है, पशुओं को चारागाह क्षेत्र के विकास के लिए की जाए, उसे हम रैंचिंग या चारागाह खेती के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुओं को हरा चारा जो है वो प्रदान करना। तो रैंचिंग मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग के लिए जो है वो की जाती है। जहाँ पर डेयरी व्यवसाय किया जाता है वहाँ पर रैंचिंग जो है वो बहुत अच्छा फार्मिंग सिस्टम होता है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत, भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातव्य हो कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़ बकरी रखने वाले रैंचर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की खेती जो है मुख्य रूप से कई सारे देशों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो की जाती है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ पर काफ़ी प्रचलित जो है ये फार्मिंग सिस्टम है। वहाँ पर जो है वो कई सारे लोगों को रखा जाता है जानवरों को चराने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े फार्म होते हैं, रैंचिंग फार्म होते हैं, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है। तो मोस्टली जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं इंडिया के, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पर इस प्रकार के फार्मिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। तो वहाँ पर लेबल ज़मीनें कम हैं, वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती जो है वो की जाती है। तो वहाँ पर पशुपालन भी एक अच्छा व्यवसाय होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चराई के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है। तो चराई के लिए जैसे भेड़ पालन हो गया, सूकर पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, एवं पशुपालन, डेयरी फार्मिंग हो गया, गाय भैंस पालन, ये काफ़ी उपयोगी जो है वो होता है। तो वहाँ पर खेती हम नहीं करते हैं ज़्यादा, मोस्टली डेयरी फार्मिंग, खेती के साथ साथ हम डेयरी फार्मिंग
भी हम अच्छे से वहाँ पर कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा चारागाह, प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं जो साल भर पशुओं को चारा जो है वो प्रोवाइड करती रहती हैं। हरे चारे से पशुओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और दुग्ध उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है, दूध की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि कई सारे न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मुख्य रूप से घासों में, वनस्पतियों में पाए जाते हैं, जिससे दुग्ध की उत्पादकता में वृद्धि होती है और दूध की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रैंचिंग फार्मिंग जो है मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार खेती भी काफ़ी विशिष्ट खेती के अंतर्गत आती है। तो ये मुख्य जो है वो मैंने आपको बताया आज 5 प्रकार की जो है वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे जो है वो हमारे कमेंट्स के माध्यम से या हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।